न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स बेटा वो यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई थी। लिखेंगे एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अब देखो ये मोस्टली पूरा पार्ट मैक्सिमम पोर्शन इसका केमिस्ट्री का है बेटा। ठीक है, तो केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ लिया इसमें से? नहीं पढ़े हैं अभी? वैसे ये पूरी केमिस्ट्री है बेटा, अब शार्ट में सुना दे रहे हैं। ठीक है, जो ज़रूरत है तो फाइन मत कर दो, कोई मतलब नहीं क्या उसका कि सेटिस्फैक्शन होता है जो चल रहा है। मन करवा दो, बोल दो कि यहाँ चल नहीं रहे हैं, इसको सही करवा दो, गर्मी लगती है। देखो एटॉमिक, क्योंकि एटम के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है हम लोग को। देखो एटम, ठीक, पहले सबसे पहले थॉमसन, जो पहला मॉडल आया था वो डाल्टन से आया था, फिर हमारा थॉमसन मॉडल आया। तो स्टार्ट में सुन लीजिए डाल्टन क्या वो प्लस कर रहा है ना। डाल्टन्स मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक, जो एटम होता था हम लोग कहते थे इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, पार्टिकल होता है, उसी को हम लोग कहते थे एटम। किसके अकॉर्डिंग बेटा? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस एंड डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वो डायरेक्टली किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। बट ये मॉडल बेटा बहुत दिनों तक वैलिड नहीं रहा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, वैसे ये मॉडल बाद में क्या हो गया? फेल हो गया। जैसे मान लो ये आपने मार्कर लिया, अब कोई आके बोल दे कि मार्कर बिना खोले हुए चलता है, ठीक, तो वो तब तक एक्सेप्टेड होगा उनके बाद क्या, ये पॉइंट जब तक हमने इसको खोल नहीं दिया। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पहले माना गया। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी सब्सटेंस का और डायरेक्टली किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बट ये मॉडल बेटा तब तक कैसा था? वैलिड था जब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बाद में फिर न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। पहले आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिर प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन डिस्कवरी हुई। ठीक, तो उस टाइम तक क्या था? ये मॉडल वैलिड था, ठीक, जब तक आपको डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही डिस्कवर हुआ कि यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल यानी एटम के अंदर पाए जाते हैं, दिस मॉडल विल बी क्या? वैलिड। ये मॉडल आपका गलत हो गया। ये मॉडल क्या हो गया? आपका रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। ठीक, तो उसके बाद फिर दूसरा मॉडल आया था थॉमसन मॉडल। कौन सा मॉडल आया बेटा? थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है? एटम कॉन्सिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ क्या? पार्टिकल। ठीक, वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर इज नेगेटिवली चार्ज। एक बेटा पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा कैसा होता है आपका? नेगेटिवली चार्ज होता है। वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक, तो उसमें से एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। जो पॉजिटिवली चार्ज आपके होते हैं, कैसे होते हैं बेटा? पॉजिटिवली चार्ज आपके होते हैं, ठीक है, वो क्या बोला गया? उसी को बाद में प्रोटॉन्स। जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसी को बाद में बोला गया क्या? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अब कंडीशन हो गया, इन्होंने कंसीडर किया कि एटम जो होता है, ठीक है, उसका जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट का, वो लाइक आपका क्या? वाटरमेलन। ठीक, या पूरी मॉडल में उसे कहते हैं, सारा शरीफा जैसे बोल देते हैं। ठीक, तो उस केस में वाटरमेलन से हमने कंपेयर किया। वाटरमेलन मॉडल के कारण क्या हुआ कि एटम जो होता है वो दो टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा नेगेटिवली चार्ज। जैसे जो वाटरमेलन आपका होता है, उसका जो सीड होता है, क्या होता है? सीड। अगर आप बात करिए तो सीड आपको दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, ये तो सीड एक जगह कलेक्टेड होता है कि पूरे बल्क में रहता है? पूरे बल्क में रहता है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है? इसी को सीड को उन्होंने ट्रीट किया है कि क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया। ठीक, और जो बल्क मटेरियल होता है जैसे हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, ठीक, वो क्या? ये से क्या कहा उन्होंने? मतलब जो बल्क मटेरियल है उसे उन्होंने कंसीडर किया जैसे प्रोटॉन एंड क्या जो आपका सीड होता है उसे उन्होंने ट्रीट किया एज ए इलेक्ट्रॉन। इसी को प्लम-पुडिंग मॉडल के बेस में भी एक्सप्लेन किया गया। कंडीशन वही होती है, पॉजिटिवली चार्ज होगा जो मटेरियल हो गया, नेगेटिवली चार्ज जो बीच में जो सीड है। ठीक, तो वो केस आपका होता है, यहाँ से दिखा दिया। इसी को कहा गया कौन सा मॉडल बेटा? थॉमसन मॉडल। कौन सा मॉडल इसे बोला गया? थॉमसन मॉडल बोला गया। ठीक, अब इस मॉडल में क्या ड्रॉबैक हुआ? ये मॉडल भी बहुत दिनों तक वैलिड नहीं रहा। उसका भी रीजन था बेटा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है?
नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। और बेटा जब नेगेटिव पॉजिटिव पास पास रहेंगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर जाते हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एक पास पास है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर जाते हैं? न्यूट्रलाइज कर जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दोनों पास पास है, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। जब न्यूट्रलाइज कर जाएंगे यानी उनका क्या हो जाएगा? आपका न्यूट्रलाइजेशन आपका हो जाएगा। जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन होता है, एटॉमिक जो स्टेबिलिटी होती है, उसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो डिस्ट्रॉय कर जाता है। इसलिए ये मॉडल के बाद में क्या हो गया? फेल हो गया। मतलब दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। एटॉमिक स्टेबिलिटी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रीजन क्या था? जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बेटा पास पास होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? वो न्यूट्रलाइज कर देंगे और जैसे न्यूट्रलाइजेशन होगा उसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक। फिर इसके बाद आया कौन सा मॉडल? रदरफोर्ड मॉडल। पहला क्वेश्चन, रदरफोर्ड मॉडल इज बेस्ड ऑन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड मॉडल अभी लिखने का नहीं भैया, अभी जो लिखाने वाला यहाँ जरूरत की है बता देंगे बेटा, अभी इससे समझ लो। ठीक। तो जो रदरफोर्ड मॉडल है वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पे दिया गया है। किसके बेस पे बेटा? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पे आपका क्या रदरफोर्ड मॉडल आया। इन्होंने क्या किया? एक थी गोल्ड फॉइल में जब स्कैटरिंग कराई, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराया। कैसा कराया? अल्फा पार्टिकल के जब बम्बार्डमेंट कराया किसी गोल्ड फॉइल पे, तो उस केस में देखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर क्या? फास्टर टू द एटम विदाउट डेविएटेड। बिना अपने पोजीशन से क्या शिफ्ट हुए, इधर उधर डेविएट हुए, वो सीधा सीधा क्या होते हैं? पास आउट हो गए। ठीक। इससे इन्होंने कहा, स्टेटमेंट दिया कि दैट मीन्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ एन एटम इज वैकेंट या इम्पटी। मतलब एटम का मैक्सिमम पार्ट जो होता है बेटा वो वैकेंट होता है, इम्पटी होता है, जिसकी वजह से आपका मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हुए? सीधा सीधा पास आउट हो। जैसे आप रोड पे चलते हो ना, अगर रोड पे आप सीधे सीधे चल रहे हो, इसका मतलब रोड पे भीड़ ज़्यादा है या कम है या नहीं के बराबर है, तभी आप सीधे चल पाएंगे बेटा। अदरवाइज आपको सामने कोई आएगा तो इधर उधर राइट लेफ्ट आपको टर्न करना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे बस्ती में होता है का सबसे ज़्यादा भीड़ कब होती है? नहीं, दशहरे के मेले में, है ना। ठीक। अब कोई दशहरे के मेले में और रोडवेज से और कंपनी बाग है, हम इधर मुड़े उड़े चले आएंगे, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। ठीक। तो कंडीशन क्या है? और अगर सीधा सीधा चला रहा है, आपके 4 बजे जाओगे तो सीधे चले जाइए। ठीक। तो कंडीशन आपका क्या होता है? मीन्स क्या, यहाँ पे सीधा जाने से इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। ठीक है। इसके बेस पे इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि दैट इज मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम विल बी वैकेंट, इम्पटी। अधिकतम पार्ट जो एटम का होता है कैसा होता है बेटा? इम्पटी होता है, खाली होता है, वैकेंट होता है। फिर देखा कि जब सेंटर की तरफ यानी कि जो एटम का सेंटर है इसकी तरफ मूव किया तो धीरे धीरे इसमें बेटा डेविएशन शुरू हो जाता है। क्या शुरू होता है? डेविएशन शुरू हो जाता है। डेविएशन का मतलब हिंदी में कहते हैं विचलन। मतलब अपनी पाथ से जो अल्फा पार्टिकल था वो डेविएट होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना स्टार्ट होता है बेटा? डेविएट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक। और डेविएशन क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, सबको पता है न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है? प्लस। इसी के बेस पे एक्सप्लेन किया गया था न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। रीजन क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल ये 2He4 को हम लोग कहते हैं हीलियम न्यूक्लियस को, हीलियम के न्यूक्लियाई को क्या कहा जाता है? अल्फा पार्टिकल कहता है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है आपका? पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ से वो रिपेल हो रहा है तो हमेशा रिपल्सन सिमिलर चार्जेस के बीच में होता है। रिपल्सन कैसे होगा बेटा? सेम नेचर ऑफ चार्जेस के बीच में क्या होता है? आपका रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि जो सेंट्रल पार्ट आपका है एटम का, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज। कैसा होता है? ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसके बेस पे उन्होंने प्रूव किया कि सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम विल बी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक। तो सेंट्रल पार्ट एटम का जो हो गया वो कैसा होता है? आपका पॉजिटिवली चार्ज हो आपका होता है। ठीक। और मोस्ट ऑफ पार्ट एटम का कैसा है? इम्पटी है, नहीं वैकेंट है। फिर उन्होंने क्या किया कि देखा वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर ठीक मूविंग टुवर्ड सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड रिबाउंसेस। क्या करते हैं बेटा? रिबाउंसेस एंड रिट्रेसेस देयर ओन पाथ। मतलब न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं और टकराने के बाद वापस अपने पाथ पे लौट आते हैं। ठीक। इससे इन्होंने स्टेटमेंट दिया दैट मीन्स सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज हाईली डेंस। जो सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम का होता है वो हाईली कैसा होता है बेटा? डेंस होता है। तो उस कंडीशन में उसी को कहा गया हाईली वो डेंस होता है।
लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो अल्फा पार्टिकल होता है ये न्यूक्लियस तक जाके टकराता नहीं है, उससे पहले ही क्या होता है रिटर्न हो जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो जैसे जैसे इनके बीच का डिस्टेंस घटता है, जैसे जैसे इधर जाएगा वैसे वैसे फोर्स रिपल्सिव बढ़ता जाता है और एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे जाने के बाद वो फिर से क्या करता है, वापस लौट आता है, अपने पाथ को रिट्रेस करता है। ठीक, उसके बेस में उन्होंने कहा कि दैट मीन्स जो सेंट्रल पार्ट आपका होता है, ठीक है, कौन सा पार्ट होता है बेटा, सेंट्रल पार्ट होता है, वो हाईली डेंस होता है। ऑलरेडी उसके पहले ही पॉजिटिवली चार्ज प्रूव हो चुका था। ठीक, हाईली डेंस होता है, उस डेंस होने की वजह से वहाँ से अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, रिट्रेस होकर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये केस आपका होता है, इसके बेस में इन्होंने दिखा दिया। और जितने क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक आपका अल्फा पार्टिकल जाके वहाँ पे क्या करेगा, मैक्सिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक पहुँच पाता है, इसी को हम लोग कह लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहा जाता है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, न्यूक्लियस से जितने क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक ये पहुँच पाता है इसको कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो उसको हम लोग कह देते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट क्या कहते हैं, अप्रोच कह देते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होगा कैसे होगा, वहाँ से आप डिनोट कर लेते हैं, हो जाएगा। चलिए, अब अगर आपको निकालना है बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू क्या होती है, तो नहीं वो तो रेडियस है, जिससे द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जिसे हम लोग न्यूक्लियर रेडिया कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻⁻15 मीटर की क्या होता है, रेंज का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब निकालने का होता है, अब डिपेंड कर देगा कि जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक, न्यूक्लियस जो आपका है वो कितने, यानी कि अल्फा पार्टिकल कितने क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक जाएगा। तो मान लो यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो मूव कर रहा है बेटा, उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे v² के बराबर है। ये काइनेटिक एनर्जी जिस स्टैंड पे न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच लगने वाले रिपल्सिव फोर्स के बराबर हो जाए, यानी कि उसकी वजह से जो आपका एनर्जी होगी उसके बराबर हो जाए, उस डिस्टेंस को ही हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस। जैसे मान लो हमने इसको फेंका बेटा, अब ये जा रहा है वॉल की तरफ, फिलहाल वॉल पर कोई रिपल्सिव फोर्स है नहीं, बट अगर ये वॉल पर कोई रिपल्सिव फोर्स काम करता तो ये इसकी तरफ जाएगा, फोर्स उसमें क्या करेगा, उसे रोकेगा। जिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, ठीक है, उसके बाद फिर से वो क्या करेगा, वहीं से लौट आएगा, वापस आ जाएगा। ठीक, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे अगर निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यानी क्या करोगे बेटा, कैसे आप इसमें हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपकी होगी किसकी, अल्फा पार्टिकल की, वो इसके ग्रेविटेशनल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के पास में होगा। मान लो डिस्टेंस को आप स्मॉल r0 से दिखा दे रहे हैं, ये वैल्यू हो जाएगी, दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स आपने पढ़ा था 1/4πr T1/r² और जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते थे तो 1/4πr T1/r। ठीक, मान लो इस एलिमेंट का जिसका निकालना है इसका एटॉमिक नंबर Z है, कितना है बेटा, Z है, और जब एटॉमिक नंबर जितना है वहाँ पे जो चार्ज होगा न्यूक्लियस पे Z × E के बराबर मैग्नीट्यूड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्जेस इक्वल होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग Z × E से दिखा देते हैं। तो चार्ज हो गया Z × E, Z × स्मॉल e लिखिएगा, Z × E, ये हो गया चार्ज न्यूक्लियस पे, इनटू जो अल्फा पार्टिकल है उस पर कितना चार्ज होता है, 2 प्रोटॉन के बराबर, यानी 2E। E मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिखाता है, साइन नहीं। ठीक, 2E अपान कितना, ठीक, ZE × 2E अपान कितना हो गया, R0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से अगर R0 की वैल्यू हमें निकालना है, किसी वैल्यू R0, ये फैक्टर ऊपर ये फैक्टर नीचे चला जाएगा, तो देखो 2 2 4 हो जाएगा ना, ये 2 है, ये भी 2 गया, तो 4Z × T² अपान 4πε0 EM × क्या V²। यहाँ से क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू अगर डिटरमाइन करना है तो आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू Z × E²
4 जेड स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम बी स्क्वायर। अगर 4 को कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा जेड स्क्वायर अपान कितना क्वेश्चन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और स्क्वायर नहीं होगा। कहाँ बेटा? अरे पोटेंशियल एनर्जी है ये, जो काइनेटिक एनर्जी बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या एनर्जी के बराबर होगा ना। फोर्स होता था हमारा क्या था आर स्क्वायर। कहाँ क्यों वाले हैं आज? सबका एक तरफ से नहीं, एक के साथ एक आती है। अच्छा 1 के 2 3 हाँ। पढ़ने में दोस्ती पढ़ने के लिए निभाई जाती है, ना पढ़ने के लिए नहीं। ठीक, अब बताओ ये गाय होती कम से कम वो तो सीखती। हाँ किसी कॉलेज में दूसरे के लिए छोड़ेगा। हाँ किसी कॉलेज में हाँ, कोई छोड़ेगा बता दो, कोई भी छोड़े। अगर किसी भी आपको सिलेक्शन हो जाए आप अपने मित्र के लिए छोड़ देंगे? बताइए, छोड़ेगा कोई? हाँ, तब फिर कहेंगे लिए ऐसा दोस्ती बंद करके रखा करो, जाओ। ठीक, तो ये केस आपका होता है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, कितना डिस्टेंस आप क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा बेटा, समझ गया? इसी का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग क्या क्या लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसके बेस पर आपका रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जल्दी करिए, फार्मूला नोट कर लीजिए, फार्मूला नोट कर लीजिए, बाकी बहुत कितने मतलब। ये कंफर्म कर बता दीजिए जो होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास 4 एम, प्रोटॉन का मास 4 एम, ये एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का यूनिट 1837। ये वाला हम क्वेश्चन भी कंफर्म नहीं रहते कि कौन से काम पर कैसे, जैसे यहाँ पर अल्फा का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। दिखाया होता है कि यम अल्फा पार्टिकल जो होता है 4 mb के बराबर होता है। अल्फा पार्टिकल का मास, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इतने के बीच ही हमें जरूरत पड़ती है। ठीक, तो 4 क्या प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। क्यू अल्फा की वैल्यू जो होती है 2 क्या क्यूपी के बराबर हो जाएगा, यानी प्रोटॉन के चार्ज के 2 गुना बराबर होता है, इसे 2e कह देते हैं। लेकिन साइन क्या है प्लस में, प्लस 2e के क्या हो जाता है बराबर। ठीक, यम पी की जो वैल्यू होती है, यम क्या इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है यम पी अपान 1837 में 36 मिल जाता है। ठीक, और ये तो जानते हैं यार क्यूपी की वैल्यू क्यूई के बराबर होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चार्जेस कैसे होते हैं, सेम होते हैं। साइन के बाद क्या होता है उसका अपोजिट होता है। ठीक, सबसे जरूरी है ये नहीं रहेगा तो हो गया बेटा, जल्दी करो। सर जी अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं? अल्फा किसको कहते हैं? क्या 1H हाइड्रोजन प्लस को क्या 1H1 को अल्फा ही कहते हैं, नहीं 2He4 को अल्फा कहते हैं। तो He4 हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है इसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम एटम नहीं, हीलियम क्या न्यूक्लियस को, हीलियम के न्यूक्लियाई को जो है हम लोग क्या कहते हैं अल्फा पार्टिकल। और OH प्लस को क्या कहते हैं सर? प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बचता है वो प्रोटॉन बचता है, क्योंकि उसके पास न्यूट्रॉन तो होता नहीं है। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो प्रोटॉन बच जाता है। ठीक, हो गया जी। तब सभी 4 में 4 हो गया जी। आगे देखो,
अब नेक्स्ट आता बेटा जो अल्फ़ा इनके रदरफोर्ड मॉडल था इनमें ड्रॉबैक क्या था, ठीक। फिर केमिस्ट्री का पोर्शन है लेकिन चूँकि रिलेट करके यहाँ भी पूछ लेंगे अगर बाय द वे पूछते हैं। देखो जो अल्फ़ा पार्टिकल हो अच्छा जब यहाँ पे वमान करें तो जैसे आपको एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने कि एटम दो पार्ट से होकर बना होता है, सेंट्रल पार्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो सराउंडिंग होता है वो हमारा निगेटिवली चार्ज में इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व होते हैं। इन्होंने ये चीज़ें डिस्टिंग्विश कर दिया। इनके अकॉर्डिंग क्या था रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम होता है उसका सेंट्रल पार्ट पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके क्या ऑर्बिट्स में डिफरेंट ऑर्बिट्स में आपको रिवॉल्व करते हैं। लेकिन कंडीशन इनका ड्रॉबैक क्या था, इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ बेटा उस केस में उनकी लगातार वो क्या करते हैं एनर्जी को इमिट करते रहते हैं। किसको? एनर्जी को इमिट करते रहते हैं। और जब एनर्जी को आपको इमिट करते रहेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई भी सिस्टम एनर्जी रिलीज़ कर रहा है इसका मतलब उसकी एनर्जी घटेगी ना। और किसी भी सिस्टम की बेटा अगर एनर्जी डिक्रीज़ करती है, एनर्जी का मान किसी भी सिस्टम का अगर क्या कर रहा है आपका घट रहा है डिक्रीज़ कर रहा है तो उसके रेडियस भी घटे। इनके गाड़ी होता था दो चीज़ें, एक तो जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग तो कॉन्टिन्यूअस होता है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल एटॉमिक स्पेक्ट्रा विल बी कॉन्टिन्यूअस, यानी कि एटॉमिक जो स्पेक्ट्रा है रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा पाया जाता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा विल बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक। जबकि एक्सपेरिमेंटली जब ऑब्जर्व किया गया था तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा विल नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब लगातार आपको नहीं मिलता है, ठीक। बीच बीच में एनर्जी बैंड्स मिलते हैं, गैप मिलते हैं, ठीक। तो एक तो उन्होंने स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी कंडीशन थी इनके अकॉर्डिंग होता था इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग किसी भी ऑर्बिट में क्या कर सकता है रिवॉल्व कर सकता है। इसको प्रैक्टिकली दिखा गया था तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, जब वो रिवॉल्व करता है तो वो क्या अगर किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उस कंडीशन में एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएट करेगा तो क्या करता है वो न्यूक्लियस में ड्रॉप कर जाता है। देखो इनके अकॉर्डिंग है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्व करता है तो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट करता है और जैसे जैसे एनर्जी घटेगी बेटा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी घटेगी। वेलोसिटी घटेगी तो फाइनली क्या करेगा वो न्यूक्लियस में ड्रॉप कर जाता है। और चूँकि न्यूक्लियस में चार्ज कैसा है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है नेगेटिव। ये जैसे न्यूक्लियस में ड्रॉप करेगा इसका एक्जिस्टेंस फिर क्या हो जाएगा खत्म। अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मिला होता है तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर जाते हैं और जैसे न्यूट्रलाइजेशन होता है उनका एग्जिस्टेंस क्या होता है खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय कर जाता है, ठीक। तो इनका मॉडल भी एटॉमिक क्या स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक। जैसे आपने थॉम्सन मॉडल पढ़ा, डाल्टन मॉडल पढ़ा, वैसे रदरफोर्ड मॉडल भी एटॉमिक क्या स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ है इनके द्वारा जो स्पेक्ट्रम दिया गया था वो भी हमारा क्या रॉन्ग रहा। जो इनके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यूअस था जबकि आपका एक्चुअल में स्पेक्ट्रा कैसा होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसलिए बाद में इनका मॉडल भी क्या हो गया नॉट एक्सेप्टेड, फेल हो गया, ठीक। जैसे होता क्या है हम लोग कोई भी चीज़ लेते हैं या बनाते हैं तो उसमें जो ड्रॉबैक होता है उसको बेटा क्या करते हैं इम्प्रूव करते हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में अगर आपने इम्प्रूव किया तो जो ड्रॉबैक होगा वो दूर हो जाएगा। अगर आप इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आपका ड्रॉबैक बना रहेगा, है ना। अरे जिंदा रहो, हाँ, ठीक। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपका स्पेक्ट्रा यानी कि जो इनके ड्रॉबैक थे तो जो दूसरे नए आपके क्या एटॉमिक मॉडल आए वो पिछले वाले मॉडल के ड्रॉबैक को रिमूव किया गया, ठीक। इसलिए जैसे आप घर बनाते हो ना, हमारे दादाजी के टाइम पे घर बना हुआ था तो आपको याद होगा पुराने ज़माने जो घर बनते थे उसमें जंगले वंगले बहुत छोटे नहीं होते थे या तो बहुत छोटे छोटे होते थे, बस थोड़ी सी रोशनी आ जाए कोई इंसान देख ना पाए, है ना, ठीक। तो रीज़न क्या होता था तब पर्पज़ ऐसा था कि सारे लोगों की सारी जो भी आपकी प्रॉपर्टी होती थी कहाँ रहती थी घर में, पैसे जेवरात और जो भी चीज़ें XYZ हैं, ठीक। तो उस टाइम पे क्या होते थे वो सब कुछ घर के अंदर होता था, इसीलिए दीवारें बहुत मोटी मोटी बनाई जाती थी, ठीक। और दूसरी चीज़ें होती थी जंगले वंगले बहुत क्या नहीं के बराबर कह लो, ठीक। हाँ हाँ खुफिया बनी, ठीक। तो उस केस में क्या होता था कि ऐसी चीज़ें बनाई क्योंकि उस समय की रिक्वायरमेंट अलग थी। आज के डेट में आप घर बनाते हो तो क्या मैक्सिमम वेंटिलेटेड हम बनाते हैं, ठीक है। दीवारें जो मिनिमम खाली पार्टीशन हो जाए कि इधर उधर मतलब आवाज़, ठीक, बस इतने के लिए हम बनाते हैं। पहले की दीवारें अगर दादाजी के टाइप के मकान हो तो देख लो बहुत मोटे मोटे होते थे, ठीक है।
और अगर गाँव वगैरह पे घर होगा, पुराने ज़माने में तो किसी बचा नहीं होगा, तो बचा होगा उस टाइम पे मुझे याद है हम लोग बहुत छोटे जब हुआ करते थे तो घर की दीवारें जो पुरानी टाइम की थी वो मतलब एक ईंट ये फिर बीच में क्या पहले मिट्टी भरी जाती थी, फिर उधर से ईंट, तो मतलब इतना चौड़ी चौड़ी दीवारें वो जब पुराना घर गिरा था उस ज़माने का तो उस टाइम पे घर जो नीचा होता था वो ऊँचा होकर सबसे ऊँचा हो गया, इतनी मिट्टी निकली थी, मतलब ईंट वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं। तो मतलब पॉइंट अभी उससे क्या होता है हमारे चेंज करते रहते हैं हम लोग। इसी तरह से जो मॉडल आए ना, पुराने जो मॉडल थे वो कैसे थे, उस टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास क्या थी फैसिलिटी जो अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग दिया गया, फिर उसमें इम्प्रूव किया गया, फिर इम्प्रूव किया गया, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट के बाद पाया गया उसमें भी ड्रॉबैक मिलता रहता है। ठीक, अब ऐसा नहीं कि आपने घर बनवाएंगे या पापा ने घर बनवाया तो आपके बच्चे के लिए वो सूटेबल होगा, हो सकता है मॉडिफाई करके, आजकल देखो पुराने घरों में क्या कर रहे हैं लोग मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक, कोई जंगला बड़ा करवा दे रहा है, कोई आगे का कुछ पोर्शन चेंज करवा दे रहा है, तो मॉडिफाई हो रहा है ना उस चीज़ को क्या करने के लिए, थोड़ा सा उसके लुकअप और टाइम के गार्डन दिखने के लिए। ठीक, तो वही चीज़ आपके मॉडलों में भी जो ड्रॉबैक होते बेटा वो नेक्स्ट आने वाले मॉडल में उसको इम्प्रूव किया जाता है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो मॉडल आपने इम्प्रूव किया वो सारे ड्रॉबैक्स को इम्प्रूव कर लेता है। ठीक, उससे पहले जो नोन था उसको क्या करते हैं इम्प्रूव करते हैं। तो इसके बाद नया जो मॉडल आया था वो बोस ने दिया था, कौन सा मॉडल लिया, बोस एटॉमिक मॉडल। ठीक, फार्मूला जो रहेगा उसको लिख लीजिएगा, बाकी जो भी पर्सन ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो मॉडल आया था बोस एटॉमिक मॉडल। ये पोर्शन पूरा केमिस्ट्री का है बेटा, ये भी नहीं पढ़ा है तो हमको पढ़ाना पड़ता है। चल देखो, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या होता है, ठीक है, बोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक, इलेक्ट्रॉन किसी बेटा जब क्या ऑर्बिट में किसी एटम के क्या न्यूक्लियस के सराउंडिंग रोटेट करता है वो कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर सकता है। जैसे रदरफोर्ड ने कहा था किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आपका नीट वाले बैच के बजाय यूपीएससी वाले बैच में बैठ जाए तो कोई फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है ना। या यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हो आके नीट वाले बैच में बैठ जाए तो कोई बेनिफिट उनको मिलेगा, मतलब डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, बाकी नॉलेज तो बढ़ेगा। ठीक, बट जिसके लिए हम लोग आए हैं उसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब आप जीएस पढ़ के क्या करोगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो कंडीशन आपका है वैसे ही यहाँ पे, मतलब जब रदरफोर्ड ने दिया था तो उनके अकॉर्डिंग कहीं भी किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है, लेकिन बोर्स ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब ये जो जिस मतलब उन्हीं के ऑर्बिट में सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व कर सकते हैं जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम, किसके वैल्यू बेटा, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो MBR से लिखते हैं। एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है NH अपान 2 पाई के बराबर, n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 डाट कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, तो ये केस आपका हो गया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम MBR की जो वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू, MBR की जो वैल्यू NH अपान 2 पाई के क्या हो, इक्वल हो। अगर उसका क्या एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH अपान 2 पाई की इक्वल है तो उन्हीं ऑर्बिट में केवल वो डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि बेटा जब इलेक्ट्रॉन ऐसे पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में वो कोई एनर्जी बाहर रेडिएट नहीं करते हैं, मतलब एनर्जी सेल्फ ना तो रेडिएट करेंगे और ना ही विदाउट आपको कहीं से क्या मतलब सेल्फ गेन और रेडिएशन की वहाँ पर टेंडेंसी नहीं होती है। अगर आपको क्या करें, जब एनर्जी वो रेडिएट नहीं करेंगे तो एनर्जी इसका मतलब उनका कांस्टेंट रहेगा, और बेटा जब किसी भी सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो उस कंडीशन में उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के सराउंडिंग जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा था बेटा उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता रहेगा, यानी उसके क्या रेडियस में कोई चेंजेस नहीं होंगी जब तक हम लोग बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई नहीं देंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन अपने उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा जब तक बाहर से आप एनर्जी सप्लाई नहीं देते हैं, और जब बाहर से एनर्जी सप्लाई आप देंगे, ठीक, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मान लो इस ऑर्बिट में रोटेट हो रहा था, अभी एक साइड हो गया अपने हायर एनर्जी लेवल में, कल आपको समझाया गया था, ठीक, एक साइड होकर कहाँ जाता है, अपने हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और हायर एनर्जी लेवल में कितने समय तक रुकता है, देखिए आप दोनों देखिए कहीं बताओ, हायर एनर्जी लेवल में कितने समय तक रुकेगा इलेक्ट्रॉन, उच्चतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जो होता है कितने टाइम
प्लस की माइनस माइनस -8 सेकेंड तक अपने हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, केवल रुकता है, और उसके बाद यहाँ से फिर से लौट के कहाँ चला आएगा, अपने से 10⁻⁸ सेकेंड केवल हायर एनर्जी लेवल में स्टे करता है, उसके बाद फिर से दोबारा लौट के अपने ग्राउंड लेवल में आ जाता है। ठीक, तो उस केस में यानी कि परमानेंट आपका क्या वहाँ पे स्टे नहीं करता है। जैसे आपको एग्जाम्पल बोला था ना, गाँव में पहले जब थप्पड़ खाते थे बच्चे तो नानी के यहाँ भाग जाते थे, है ना, क्योंकि नानी बड़ी बचाते हैं बच्चों को, है ना। ठीक, तो उस कंडीशन में लेकिन ऐसा नहीं कि वहीं पे सिर्फ परमानेंटली वहीं पे रह जाते थे। ठीक है, जब माहौल सही हो जाता था फिर से क्या वापस आ जाते थे। ठीक, तो वही कंडीशन आपका यहाँ भी होता है बेटा। ठीक, हाँ, तो ये केस आपका जो होता है इसके बेस पे दिखा देते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट होता है तो हायर एनर्जी लेवल में ओनली 10⁻⁸ सेकेंड तक स्टे करता है, फिर रिटर्न बैक कहाँ आएगा, वो ग्राउंड लेवल में आएगा। ठीक, जब जाता है तो चूँकि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तब जाता है, तो उस केस में अगर उसका स्पेक्ट्रा हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या बोलेंगे उसे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक, और जब वो रिटर्न बैक आपका होगा हायर एनर्जी लेवल से लोअर की तरफ आएगा तो उस केस में उसे हम लोग नाम देते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। क्या कहेंगे उसे, इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, दूसरा क्या होता है आपका इमिशन स्पेक्ट्रा होता है। वन इज़ द एब्जॉर्प्शन, अदर इज़ द इमिशन स्पेक्ट्रा। तो इसके बेस पर आप यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं कि जो एनर्जी आपकी होगी एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा की वो हमारी यहाँ पे अलग अलग होगी। ठीक, और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स भी हमारे अलग अलग होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से जहाँ जो एनर्जी देंगे उसके इक्विवेलेंट आपका हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाएगा। लौटते समय डायरेक्ट भी आ सकता है, बीच बीच में रुक के भी आ सकता है। जैसे कभी इमरजेंसी रहती है तो हम लोग निकलते हैं जगह से दूसरी जगह तक, जब तक पहुँच नहीं जाते तो कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन लौटते समय काम हो गया, अब आराम से खाते पीते और वहाँ रास्ते में क्या पकड़ पकड़े खाते पहुँच जाते हैं, फिर तो स्टेप भी आ सकते हैं। ठीक, तो वही कंडीशन होती है। जाते समय क्या एग्जाम देना है गोरखपुर, अब जाके फायदा हो गया, पहले अपन पकौड़े थोड़ी खाएंगे, लेट हो रहा था, हाँ लेट हो रहा तो क्या पहले वहाँ पहुँचा ही आएगा, फिर देखा जाएगा लौटते समय। ठीक, तो वो कंडीशन आपका सेम ऐसे ही मान लेना, अगर बोलेगा तो तुम भी पकौड़े वकौड़े याद कर लेना, आ जाएगा। ठीक, तो जाते समय डायरेक्ट, आते समय डायरेक्ट भी आ सकते हैं, रुक रुक के भी आ सकते हैं। अब मान लो ऐसा बस मिला रास्ते रुकवे नहीं किया तो पकौड़ा कैसे खाओगे, है ना, तो बस में खाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसमें खा लेना। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होगा। तो इसीलिए जनरली नंबर ऑफ क्या इमिशन स्पेक्ट्रा इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइन्स, मतलब स्पेक्ट्रल लाइन्स की हम लोग बात करते हैं तो इमिशन वाला जनरली ग्रेटर होता है एब्जॉर्प्शन की तुलना में। हो जाएगा बेटा, तो ये केस आपका होता है यहाँ से, जिसके बेस पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा। ठीक, अब बोर्स मॉडल, ठीक, फार्मूला याद कर लेना है, MBR एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। एक करिए बेटा, एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोल लेते हैं। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू कितनी है, चलिए तो ये केस आपका होता है, इसके बेस हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी, तो वहाँ पे h/2 कितना हो गया, NH/2 पाई के बराबर होता है। ठीक, तो वैल्यू जैसे जैसे आपका हायर एनर्जी लेवल में जाएगी वैसे वैसे हमें ज़्यादा एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होती है, यानी ज़्यादा मोमेंटम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ से इसके बेस पर आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा, कैसे होगा, दिखा दीजिए। हाँ बेटा, क्या लिखे, कुछ लिखे हो, लिख लीजिए बोर्स मॉडल। हेडिंग का बोर्स मॉडल लिख लो, 2-4 लाइन में, BOHRS बोर्स मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। हो गया, देखिए बोर्स मॉडल is based on conservation of angular momentum. लिखिए ऐसे, according to this model
according to this model, electrons can evolve only in circular, ठीक, ऑर्बिट्स, ओनली इन 2 सर्कुलर ऑर्बिट कर लो, ओनली इन 2 कर लो, ओनली इन 2 सर्कुलर ऑर्बिट, for which the value of angular momentum क्या लिखा बेटा, एंगुलर मोमेंटम, ठीक, देखो MVR = NH/2π, या तो स्टेटमेंट में लिखना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ दोस, क्या लिखे है सर, कैसे बोलो सेंटेंस, एंगुलर मोमेंटम इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π, होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π, नीचे लिखो दैट इज MVR = NH/2π, n की वैल्यू 1 2 3 डाटा MVR = NH/2π, और यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लिए h की वैल्यू जो है यहाँ दोस्तों n की वैल्यू 1 2 3 डाटा, मतलब होल नंबर कोई होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, होल नंबर इंटीगर होना चाहिए। समझिएगा, अब यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो सेल्फ एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। रेडिएशन केवल आपका तब होता है जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे में, ठीक, देखिएगा व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए particular orbit, then it does not radiate energy, उस केस में वो एनर्जी का रेडिएशन नहीं करेगा, then it does not radiate energy, hence velocity या एनर्जी कह लो, hence velocity and radii will be fixed, हो गया, देखिए नहीं लाइन से, but when an electron jump from one energy level to other, then जंप कर रहा है मतलब ऊपर से नीचे आएगा तभी रिलीज करेगा, नीचे से ऊपर तो खुद जाएगा नहीं, उसको ले जाने के तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये मतलब रिटर्निंग वाली है, जब मतलब ऊपर से नीचे आते समय, जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर देन इट रेडिएट्स एनर्जी, जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर देन इट रेडिएट्स एनर्जी,
देन इट क्या करेगा बेटा, रेडिएट्स एनर्जी। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, देन इट रेडिएट्स एनर्जी। तो जब आपका क्या करेगा, वो हायर से लोअर में आएगा। कहाँ से, हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आएगा, और वो भी आता तब है जब पहले लोअर से कहाँ गया हो, हायर में गया हो बेटा, ठीक। तब उस केस में एनर्जी को क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा। और जब पर्टिकुलर एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम भी रहेगा वो डिसकंटिन्यूअस, इसीलिए ब्लड रुक रुक के मिलता है। नीचे लिखिए यार, हो गया, लिख लिया बेटा, आगे लिखिएगा। देखिए, when electron jump from higher energy level, when electron jumps from higher energy level to lower energy level, when electron jumps from higher energy level to lower energy level, then the amount of energy radiated, the amount of energy radiated will be same as, will be same, equal to, will be equal to difference in, will be equal to difference in, will be क्या लिखा बेटा, equal to difference in energy of difference of energy of both orbits। और ये भी बेटा वो इक्वल उतना होगा जितना उसने एब्जॉर्ब किया था, क्योंकि जब एब्जॉर्ब करेगा तभी लोअर से हायर में जाएगा, और जब लौटेगा हायर से लोअर में आएगा तो वही एनर्जी वो रेडिएट करता है। जितना उसने एब्जॉर्ब किया था वही एनर्जी क्या होगा, जब हायर टू लोअर आपका रिटर्न बैक होगा तो वही एनर्जी वो रेडिएट करता है, ठीक हो जाएगा बेटा। तो ये मेन आपका क्या बोर्स मॉडल के क्या पॉस्टुलेट्स होते हैं, इसके बेस पे दिखा लेता है। अब इनका ड्रॉबैक क्या होता है, अब लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। हो गया, लिखिए ड्रॉबैक्स बेटा, DRAWBACK ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब सुनना, सुन लीजिए तो फिर लिखिए। जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल है, कौन सा मॉडल है, बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है, ये भी अप्लीकेबल जो होता है ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए होता है। मतलब ऐसे एटम या आयंस जिनके पास केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जो हमारा बोर्स मॉडल है वो अप्लीकेबल होता है ओनली फॉर किसके लिए, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ उससे क्या करता है, जिनके पास केवल क्या होता है आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर आपको किसी भी एटम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उन्हीं के लिए बोर्स मॉडल क्या होता था, अप्लीकेबल होता था। अगर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए आपका अप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहला लिखिएगा, उसे लिखा है नहीं, फर्स्ट लिखिएगा, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इट इज़ वैलिड ओनली फॉर, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इट इज़ वैलिड ओनली फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। साइन हो गया आप लोग का, वैलिड ओनली फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक। पहला जवाब है। दूसरा आप लिखिएगा, दिस मॉडल डज नॉट लाइक कर लो, लिखना चाहिए लिख लो हाइड्रोजन, मतलब या तो जैसे न्यूक्लियस हाइड्रोजन हो गया, हीलियम आयन हो गया, लिथियम डबल बॉन्ड कंबाइंड, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक, न्यूट्रल फॉर्म में, लेकिन खाली हाइड्रोजन हमारे पास है जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। या हीलियम आयन हो गया, हीलियम के पास दो हो तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचा एक। या आपका क्या
लिथियम आयन हो गया, एलाइड के पास डबल 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 निकाल दिया तो फिर क्या बचा, सिंगल बचा। तो इसके बेस पर हम लोग यहाँ से दिखा देते हैं, इसके लिए एप्लीकेबल होता है बेटा, ठीक। हाँ नहीं लास्ट नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास होना ही चाहिए, लास्ट में नहीं, तब तो बहुत सारे मिल जाएंगे। ये उनके लिए केवल एप्लीकेबल है जिनके बैलेंस सेल में सिंगल बैलेंस सेल है, मतलब जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। जिस स्पीशीज के पास कैसा हो, केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसी के लिए आपका एप्लीकेबल होगा, ठीक। दूसरा लिखिएगा, लिखिए दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन, यही ऐसे से करो, इट डज नॉट एक्सप्लेन, इट डज नॉट एक्सप्लेन, इट डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइंस, इट डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइंस, ये स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन नहीं करता है। इट डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइंस या स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कह सकते हैं, ठीक। डज नॉट एक्सप्लेन इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कर लो, या ऐसे कर लो, रुक जाओ थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा चलो ठीक, इट डज नॉट एक्सप्लेन असल इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इंटेंसिटी बढ़ा लेना, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, डज नॉट एक्सप्लेन इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। हो गया, आगे नेक्स्ट, न्यूक्लियस वाज नॉट टेकन एज, इस मॉडल में न्यूक्लियस वाज नॉट टेकन एज स्टेशनरी, न्यूक्लियस वाज नॉट टेकन एज स्टेशनरी, not taken as stationary, but it also rotate on its own axis, but it also rotate on its own axis, but it also rotate on its own axis। हो गया, rotate on its own axis। अगला, it could not explain the fine structure of, could not explain the fine structure in spectral lines, fine structure in spectral lines। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप है किसका लिख लीजिएगा, हाँ ये सब ड्राबैक ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारे ड्राबैक ही हैं, ऊपर हेडिंग बोला गया है। आगे लिखिएगा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द, इट डज नॉट एक्सप्लेन द splitting of spectral lines in magnetic field, splitting of spectral lines in magnetic field, in magnetic field, बैकअप कर लो जीमैन इफेक्ट, ZEEMAN, बैकअप में लिखिएगा splitting of spectral lines in magnetic field, बैकअप कर लो जीमैन, ZEEMAN, जीमैन इफेक्ट, एंड बैकअप कर लिया, एंड इन मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जीमैन, ZEEMAN, जीमैन इफेक्ट, एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए स्टार्क इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो होता है उसे स्टार्क इफेक्ट कहेंगे, और उसे जो कहेंगे वो जीमैन इफेक्ट कहेंगे, ठीक। हाँ स्टार्क इफेक्ट, STARK, स्टार्क इफेक्ट। हो गया, चलिए इतना कर लीजिए, सर आ गए तो पढ़ लीजिए, आज थोड़ा लेट हो गया था, क्या टाइम क्या हो गया, हो गया, तो आगे थोड़ा पढ़ के आइएगा। ये खाली एक लाइन लिखा है, ये लाइन से लिखा है, नहीं खाली एक लाइन लिखा है, जब हम अलग नहीं लिखे, अलग नहीं